आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस को मैं सिट एंड रिलैक्स वाला मल्टी बैगर भी कहता हूं, क्योंकि ये जो है इतना कंफर्ट प्रोवाइड करता है और साथ में आपकी जो है आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करता है। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो लास्ट 3 ईयर से स्टॉक ने एज सच कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो अब हम समझेंगे कि ये आने वाले टाइम का बिजनेस है या नहीं है, क्या ये फ्यूचर में भी मल्टी बैगर बना रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल तीनों एक्सपेक्ट पे बात करेंगे और समझेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं अपने थॉट्स रख रहा हूँ ये मेरे थॉट्स हैं। यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से लेना है या खुद की समझ से लेना है। मेरे कहने से आपको सीखना है कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस होता है, कि मेरे को क्यों लगता है ये मल्टी बैगर है। तो चलिए इसके बिजनेस को समझते हैं। तो जैसे मैंने स्क्रीनर पे टाइप किया बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के सारे पैरामीटर नज़र आ जाते हैं हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो जैसे ही हम इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स में है, कि ये हर तरीके के लोन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या क्या काम करती है एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सनल लोन में है, इंस्टेंट पर्सनल लोन में है, बिजनेस लोन में है, गोल्ड लोन में है, लोन फॉर डॉक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट को भी फाइनेंस करती है, लोन फॉर सीए, कमर्शियल लैंडिंग, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, टू व्हीलर, न्यू कार फाइनेंस, यूज्ड कार फाइनेंस, माइक्रो ग्रुप लोन। तो ये तमाम लोन में है जितने भी टाइप के लोन्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही ये ईएमआई पे भी है जितने भी है। अगर हम विजय सेल्स हो गया या क्रोमा हो गया या रिलायंस या किसी भी ऐसे मल्टी ब्रांड शोरूम में जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो ये सब जगह अवेलेबल है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनको फाइनेंस करते हैं, टू व्हीलर को फाइनेंस करते हैं, लाइफस्टाइल पे, इवन कपड़े भी ये लोग फाइनेंस करते हैं, ट्रैवल को भी ये फाइनेंस करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इनके पार्टनर है मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, आईआरसीटीसी। तो ये ई कॉमर्स पे भी हैं। और अगर बजाज मॉल की बात करें, इनका खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक मॉल है, डिजिटल मॉल है, जहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो एट दी नो कॉस्ट ईएमआई। तो यहाँ पर ये सारे इक्विपमेंट सेल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एयर कंडीशनर, लैपटॉप। तो वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आप खरीदना चाहें आप बजाज फाइनेंस के मॉल से भी खरीद सकते हैं। इवन ये कार्ड्स भी इशू करते हैं, जैसे इंस्टा ईएमआई कार्ड, हेल्थ ईएमआई नेटवर्क कार्ड, बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक सुपर कार्ड, बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये इन्वेस्टमेंट में भी है, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करनी हो तो आप इनके साथ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बाय करना हो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट या स्टॉक ट्रेडिंग भी करना हो तो भी ये फर्म प्रोवाइड करती है। एंड साथ में ये हर तरह के इंश्योरेंसेज में है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, पॉकेट इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, लाइफ इंश्योरेंस। तो जितने भी तरह के तमाम जनरल, लाइफ, मेडिकल इंश्योरेंसेज होते हैं ये तब तरह के इंश्योरेंसेज में है। ये पेमेंट्स में भी है, जैसे पेटीएम काम करता है ऐसे बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व भी काम करता है। ये मोबाइल भी रिचार्ज करते हैं, ये गैस बुकिंग, लाइक जैसे जितने भी हमारे जैसे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, जितने भी तमाम ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें से एक बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व भी है। तो ये एक तरीके का फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल एसेट्स की दुकान है, कि यहाँ पर आपको तमाम तरीके के लोन मिलते हैं। तो इनका बिजनेस सिंपल है कि लोन लेके लोन देना, कि ये क्या करते हैं मार्केट से पैसे उठाते हैं। मार्केट से पैसे उठाने से मतलब भाई लोग इन पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ये बैंक से लोन लेते हैं, अपने बॉन्ड रेज करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट से पैसा उठाते हैं और उसी पैसे को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके बीच का जो मार्जिन होता है वो इनकी अर्निंग होती है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट से। तो इनका जो बिजनेस है बहुत ही सिंपल है समझना। तो एक बार हम क्या करते हैं इनके जो है ग्रुप को समझते हैं कि बजाज ग्रुप है क्या। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं तो सबसे पहली कंपनी आती है इनकी बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक लिस्टेड फर्म है जिसके पास 39.06% बजाज फिनसर्व के शेयर्स हैं, 34.22% बजाज ऑटो के शेयर है एंड 51% शेयर है महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड के। तो अभी जो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड, जिसके पास 51.34% शेयर है। एंड बजाज फाइनेंस के पास फर्दर जो है 102% कंपनीज के शेयर है, जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस के पास दो कंपनीज हैं एंड बजाज फिनसर्व के पास बजाज फाइनेंस एंड बजाज अलियांज इंश्योरेंस लिमिटेड, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व वेंचर लिमिटेड। ये सारी तमाम कंपनी बजाज फिनसर्व के पास है,
इनमें उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 74% से लेकर 100% तक की है। तो सबसे ऊपर आ गया बजाज होल्डिंग, देन उसके नीचे बजाज फिनसर्व, फिनसर्व के बाद बजाज फाइनेंस जो है इनका सबसे मेजर ग्रुप है। अदर ग्रुप्स भी हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं है, जो जैसे बोलते हैं जो दूध देने वाली गायें हैं वो इनके बजाज फाइनेंस ही है। तो अभी हमने इसके जो है बेसिकली जो हमने क्या करा, इनके पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया कि कैसे बजाज ग्रुप जो है काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके फाइनेंशियल्स पे एक बार नजर डालते हैं। तो जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसका 10 साल का हमें एक्सपीरियंस लेना होता है, 10 साल का हमें डेटा एनालाइज करना होता है कि अगर कोई कंपनी 10 साल से रेगुलर ग्रो कर रही है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आने वाले टाइम में भी वो ग्रो करेगी अनटिल एंड अनलेस बिजनेस में ऐसा कोई चेंज ना हुआ हो। तो अगर 2015 से डेटा अवेलेबल है, अगर 2015 से बात करें तो इनकी जो सेल्स थी वो कितनी थी, 5392 करोड़। तो उसके बाद कंटिन्यूसली सेल कितनी बढ़ गई, 7299, देन 9970, देन 12746, देन 18487, देन 26,000 से भी ज़्यादा इनकी सेल होगी। देन 20 यहाँ पे थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट आया, स्टिल यहाँ पर सेल्स डिक्रीज नहीं हुई। तो इवन मार्च 2022 में इन्होंने रिकवरी करी, यहाँ पे 31,641 करोड़ की सेल हुई, देन 41,411 करोड़, देन 54,972 करोड़। एंड अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो 58,567 करोड़ की जो है सेल्स है। मतलब पिछले 10 साल से एक भी साल ऐसा नहीं है जहाँ पर सेल्स कम हुई हो। तो अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। जो नेट प्रॉफिट 898 करोड़ का था, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का, वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। जैसे यहाँ पे 1200 करोड़ से ज़्यादा का हुआ, देन 1800 करोड़, देन 2496 करोड़, देन 3995 करोड़, देन 5264 करोड़। यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ा डैम्प आया क्योंकि यहाँ पे तो हर इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि कोविड एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जो कोई भी कंपनी झेल नहीं पाई। इवन कई कंपनियां तो खत्म हो गई या तो हल्का सा डिप ही आया था खाली। देन उसके नेक्स्ट ईयर ही रिकवरी आ गई, 7000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, देन 11,508 करोड़ का, देन 14,451 करोड़ का, और अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो 14,926 करोड़ का। तो कंपनी का जो 900 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, आज के डेट में ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब पिछले 10 साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 15 गुना बढ़ा है। तो अभी हमने देखा कि सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 15 टाइम्स हुए लास्ट 10 ईयर में। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। अगर हम इसकी पी रेशो की बात करें, अगर 10 साल के अगर हम 10 साल का होरिजोन देखते हैं तो जो इसका जो मीडियन पी निकल के आता है वो आता है 45.6। मतलब 45.6 जो है इसका मीडियन पी है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। एंड जो मैक्सिमम जो पी गया था वो गया था 104, एंड जो मिनिमम गया था वो गया था 21.2। ये कोविड के टाइम पे गया था, वो एक टेम्परेरी सिचुएशन थी। और आज की डेट में जो किस प्राइस पे अवेलेबल है, 27.90। मतलब जो मीडियन पी है जस्ट उसके हाफ से जस्ट ऊपर ये जो है कंपनी अवेलेबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी। और एक बार हम इसके लास्ट क्वार्टर की भी बात कर लेते हैं। जो अभी रिजल्ट आया, 16,099 करोड़ की सेल है, और लास्ट क्वार्टर में इतनी ही सेल जो थी वो थी 12,498 करोड़। तो सेल्स में सीधा सीधा इंक्रीज है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें, यहाँ पे 3437 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और आज की डेट में जो नेट प्रॉफिट है वह 3912 करोड़। तो सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी अपनी लोएस्ट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। और अगर यहाँ पे ग्रॉस एनपीए की भी बात करें या नेट एनपीए की भी बात करें, वो भी कंट्रोल में है। कितना है, 0.31, और यहाँ पे 0.38। तो यहाँ पे जो नेट एनपीए है वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल में है। मतलब इतना नेट एनपीए कम होना एक बहुत बड़ी बात है। अब क्या करते हैं, एक बार इनकी फाइनेंशियल होल्डिंग पे भी बात करते हैं कि इसके प्रमोटर के पास कितना शेयर है। प्रमोटर के पास 54.70% जो है होल्डिंग है। एंड अगर एफआई की बात करें, एफआई के बाद 21.08%, एंड डीआईज की बात करें तो 14.23%। पब्लिक के पास हार्डली 9.83% है। तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, जो वीक हैंड में हार्डली 10% से भी नीचे है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो 90% जो होल्डिंग है अगर स्ट्रॉन्ग हैंड में है तो यहाँ से स्टॉक को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो अभी तो सबसे पहले हमने इसके बिजनेस को भी समझ लिया कि ये बिजनेस में ये फाइनेंशियल लैंडिंग में है, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल लैंडिंग। तो अब क्या काम करते हैं, इसके चार्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बात आती है कि अब लोग बोलते हैं कि जो बजाज फाइनेंस है इतना बड़ा नहीं बन पाएगा जितना बड़ा पहले बन गया। क्यों, उनको लगता है कि जो बजाज फाइनेंस है वो अपने पीक पे पहुंच चुका है और आगे बढ़ने का इसमें स्कोप नहीं है, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक के बराबर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है इंडिया नीड अनदर 10 बजाज फाइनेंसेस टू रियलाइज इट्स पोटेंशियल।
मतलब इंडिया को आज की डेट में ऐसे 10 जो है बजाज फाइनेंस चाहिए इस साइज के अपने ट्रू पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए। तो अगर यहाँ पर इतना बड़ा स्कोप है तो बजाज फाइनेंस का आने वाले 10-20 साल में ग्रो होना तय है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और हम अपने कंफर्ट की साइड ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा लोन ले रहे हैं। तो अभी हम सब कुछ समझ चुके हैं, अब हम इसके टेक्निकल पे बात करते हैं। तो टेक्निकल के लिए क्या करते हैं, हम इसके चार्ट पैटर्न को एक बार देखते हैं। तो चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो चार्ट पैटर्न में यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा पैटर्न नज़र आता है मुझे। एक यहाँ पर एक ये रेसिस्टेंस है, इसको ये बार बार टच करता है। तो एक बार मैं क्लियरली इसको प्लॉट कर देता हूँ आपके लिए। एक ये 7976 पे एक जो मेजर रेसिस्टेंस है इस कंपनी का नज़र आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कई बार इस चीज़ को टेस्ट कर चुका है। एक बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका है, एक बार यहाँ पर टेस्ट कर चुका है, देन यहाँ पर टेस्ट कर चुका है, देन इसी बार को ये यहाँ पर टेस्ट कर चुका है एंड यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। मतलब पिछली 5 बारी से इस रेसिस्टेंस को ये टेस्ट कर चुका है। तो अगर इसको इस रेसिस्टेंस के लिए रखा जाए, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए, तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 18-19% का गेन नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बनता है। वो क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल, इसको कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेडल शॉर्टन पैटर्न आप कह सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे इसके जो हैं शोल्डर्स हैं, ये पूरा कंप्लीट हेड है, देन अगेन शोल्डर बना, देन ये अगेन एक शोल्डर बनेगा, देन यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा और इसके बाद जो है ये सीधा ऊपर चला जाएगा। तो इसमें टारगेट क्या निकल के आता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम डेप्थ के लिए इसको प्लॉट करें, जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है उसके लिए प्लॉट करें, तो हम देखते हैं कि इसमें कितना टारगेट नज़र आता है। तो मैंने क्या किया, इसको बेस लाइन पे इसको प्लॉट किया और आज की डेट से अगर बात करें, आज की डेट से इसमें कितना पोटेंशियल नज़र आता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। आज की डेट से इसमें अगर इसको इसके पीक पॉइंट तक लेके जाएं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% का नेट गेन नज़र आता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो यहाँ पे सीधा सीधा 18-19% का प्रॉफिट नज़र आता है। मुझे लगता है 3 महीने में हो जाना चाहिए। एंड अगर इसको हम 1 साल के लिए रख सकते हैं तो 60% का टारगेट नज़र आता है। लेकिन जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये एक मल्टी बैगर है, तो ये छोटे मोटे गेन से बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसका हिस्ट्री चेक करते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं इसका जो चार्ट्स है तो एवरी 3 मंथ की एक कैंडल पे प्लॉट कर रहा हूँ, ताकि हम इसको लार्जर फ्रेम पे देख सकें। जैसे सपोज कीजिए अभी हम 2024 में हैं, तो 2014 में क्या पोजीशन थी उसको एक बार डिस्कस करते हैं। 2014 में इसको अगर हम देखते हैं जनवरी 2014 अप्रैल, तो जुलाई के आसपास इसका यहाँ पर रिजल्ट आ गया होगा बजाज फाइनेंस का 2014 में। उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था, जो क्लोजिंग प्राइस हुआ था वो हुआ था 268, ठीक है। और जो आज की डेट में जब ये रिजल्ट आया है 2024 में, तो एक बार हम उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। या दिस जुलाई 2000 दिस वन, या तो यहाँ पर ये रिजल्ट आया था, यहाँ पर इसने हाई बनाया था। तो इसने कितने % का रिटर्न पिछले 10 साल में दिया है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से प्लॉट करें एंड यहाँ पर इसके हाईएस्ट पॉइंट पे लेके चलें जो इसने बनाया था, तो पिछले 10 साल में हम देखेंगे कि ये स्टॉक जो है 47 टाइम्स हुआ है। कि मतलब अगर आपने 1 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया था तो आपका 47 रुपीज़ वो हो चुका है। मतलब पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 47 टाइम का ह्यूज रिटर्न दिया है, जिसको आज की डेट में नेगलेक्ट किया जा रहा है। नेगलेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं है, इससे परसेप्शन चेंज हुआ है, ना ही कंपनी के डाटा चेंज हुआ है। कंपनी रेगुलर जो है ग्रो कर रही है, रेगुलर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। और अगर इससे पिछले 10 साल की भी बात करें तो एक बार इससे पिछले 10 साल की बात करते हैं कि 2004 से 2014 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2004 से डेटा लेते हैं। तो 2004 में जस्ट अ मिनट, या दिस वन 2004 जुलाई, या 2004 में क्या प्राइस था एक बार वो देख लेते हैं। 2004 में जो प्राइस था ऑलमोस्ट 8.65 था, और ये कहाँ तक गया था उसको देख लेते हैं कि जो हमने इसको ड्राई कर रखा है, तो इससे जो प्रीवियस कैंडल होगी वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। तो इसने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, या दिस वन 17 टाइम्स, या पिछले 2004 से 2014 तक ये 17 गुना बढ़ा। देन 2014 से लेकर 2024 तक ये 47 टाइम्स बढ़ा।
तो हमारे पास पिछले 20 साल के रिकॉर्ड्स हैं जब से कंपनी ने परफॉर्म करना चालू किया है। तो एवरी 10 ईयर ये मोर देन 17 टाइम एंड देन 47 टाइम ये ग्रो हुआ है। तो आने वाले 10 साल में क्या ये 10 गुना भी नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो होगा, लेकिन आपको ये डिसीजन खुद लेना है कि आपके हिसाब से ये मल्टी बैगर है या नहीं है। क्योंकि कंपनी में मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, बिजनेस रेगुलर ग्रो कर रहा है एंड फाइनेंशियल रेगुलर ग्रो कर रहे हैं। ये पर कैपिटा इनकम के बेस वाला बिजनेस है। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे हम कंफर्ट की साइड जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें हम परचेज करेंगे और सारी चीज़ें आज की डेट में ईएमआई पे होती हैं। अभी एक मैं डेटा पढ़ रहा था कि जितने भी इंडिया में एप्पल फ़ोन है उसमें से मोर देन 80-90% जो है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, वो ईएमआई पे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आता है लोगों को लग्जरी, यहाँ पर लोगों ने लग्जरी नहीं ली है, लग्जरी को वो दिखाना चाहते हैं। तो यही चीज़ें जो है बिजनेस जो है इनका ग्रो कराती है। तो हमें करना क्या, हमें लग्जरी में नहीं आना कि हमें ईएमआई पे लोन नहीं लेना, हमें बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करनी है और लोगों को जो है दिलवाना है। तो उससे होगा क्या, उससे अल्टीमेटली हम ही बेनिफिट कमाएंगे, हम ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि हम बजाज फाइनेंस के एज ए शेयर होल्डर बन जाते हैं। एंड सेकंड मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी की लॉन्ग टर्म गाइडेंस क्या है। तो कंपनी का ऐसा मानना है कि जो इनके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 25 to 27% ग्रो करता रहेगा और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी 23 to 24% ईयरली ग्रो करता रहेगा। ग्रोस एनपीए जो है 1.2 to 1.4 के बीच में रहेगा एंड नेट एनपीए जो है 0.4 to 0.5 के बीच में रहेगा एंड रिटर्न ऑन एसेट इन द कॉरिडोर जो रहेगा 4.6 से 4.8 रहेगा एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इन कॉरिडोर जो रहेगा 21 से 23%। ये हाईएस्ट एवर है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए। तो कंपनी जो है अपना लॉन्ग टर्म जो विजन है वो भी आपके सामने शो कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी का जो AUM है 20,600 करोड़ से ग्रो हुआ है। अगर परसेंटेज में बात करें 31% से, पैट भी ग्रो हुआ है, ROE भी ग्रो हुई है। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी बात जो मैं, हाँ ये एग्जैक्टली ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। RBI लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ लोन अंडर ई-कॉमर्स एंड इंस्टा EMI कार्ड, कि जो इनके पास जो सैंक्शन लगे थे, कि रिस्ट्रिक्शन लगी थी आरबीआई की साइड से, ये ई-कॉमर्स के थ्रू लोन नहीं दे सकते, तो वो भी हट चुकी है। डिपॉजिट बुक जो है वो भी 26% ईयरली ग्रो कर रही है। तो बिजनेस जो है नेवर एंडिंग बिजनेस है, कंटिन्यूसली ग्रो होता हुआ बिजनेस है। एंड जो स्पेशली जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स बताया कि जो पिछले अगले एक साल में, मुझे यहाँ से अगर मैं इसको डेली फ्रेम पे फिर से प्लॉट कर दूँ तो याद थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम इससे, या दिस वन। तो डेली फ्रेम की बात करें तो हमें अगले एक साल में 60% नज़र आता है। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करनी है तो 18-19% नज़र आता है। और अगर हम इसको 10 साल के लिए रख सकते हैं तो बिलीव मी, ये इसको 10 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना वंडरफुल बिजनेस है। तो शायद ही ऐसा कोई स्टॉक है जो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में अवेलेबल हो इतने फंडामेंटल और इतनी अच्छी वैल्यूएशन के साथ। तो मेरा काम यहाँ पे आपको समझाना है, यहाँ पर मेरा काम आपको डिसीजन लेना नहीं है कि आप इसको बाय करें। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड करवाएं, क्योंकि मेरे को बड़ा दुख फील होता है जब मैंने अभी एक रिसेंट आर्टिकल पढ़ा कि मोर देन 50,000 करोड़ रुपीज़ रिटेल इन्वेस्टर्स ने गंवाए अपने अननोइंग, या उनको नहीं पता था कि क्या डिसीजन लेना है, ताकि हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो एक सही डिसीजन ले सके और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक फ्रूटफुल तरीके से ख़त्म कर सके, उसके थ्रू वेल्थ जनरेट कर सके, बजाय कि हम F&O या अननोइंग टिप्स पे काम कर सकें। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको खुद स्टडी करना होगा। जो मैंने आपको बताया इस पूरी वीडियो को दोबारा जाके देखिए, इसके नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं तो जो दूसरा पर्सन सब्सक्राइब करता है उसको भी ये सारी क्लैरिटी आती है, उसको भी फाइनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज आती है कि कैसे वो स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।